नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। रात के 8:50 के आसपास हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। 9 बजे से पहले इस बुलेटिन को हमने शुरू किया है। 8:50 रोज आप देख पाएंगे। मकसद है जल्द से जल्द आप सभी दर्शकों तक पहुंच। शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर के साथ जिसे देख पाना कोई आसान काम नहीं होगा। इसलिए हम पहले ही ये कहना चाहते हैं कि फतेहपुर, उत्तर प्रदेश फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया के किसी परिवार के साथ ना हो। इस तस्वीर में दरअसल एक बेबस, लाचार, मजबूर पिता है और सामने बेजान पड़ा उसका बेटा। खबर है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला अस्पताल में एक बच्चे ने वक्त से इलाज ना मिल पाने के चलते दम तोड़ दिया। आरोप है कि उस वक्त कोई भी ड्यूटी पर डॉक्टर ही नहीं था, किसी की भी तैनाती नहीं थी, एक भी डॉक्टर नहीं, जिसकी वजह से बच्चे ने बिना इलाज के दम तोड़ दिया। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। अब समझिए जरा, तस्वीर में जिस व्यक्ति को बेटे के लिए तड़पता देख रहे हैं उसका नाम शाहरुख है। शाहरुख के बेटे आर्यन को हुआ क्या था, इसकी पूरी जानकारी हमें फिलहाल नहीं मिल पाई, लेकिन इस अफसोसजनक खबर से जुड़ी जो भी जानकारी हमें मिलेगी आपको आगे जरूर हम पहुंचा देंगे। चलिए अगली तस्वीर की हम बात करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे जल्दी से, क्योंकि हम जल्दी से आपको बहुत सारी तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद हम डेप्थ में जाते हैं, दुनिया की पूरी खबर और भारत की खबर रख देते हैं। आज चंडीगढ़ से भी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई। घटना थाना मलोया इलाके की है। बदमाशों ने चेहरे को ढककर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई। लोगों ने थाने में इसकी शिकायत की। अब जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो को खंगालने में लग रही है। लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए, क्योंकि फिर कानून अपना काम करता है, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आप लिखते हैं कि सरकार सही नहीं कर रही है, सिस्टम सही नहीं कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज मथुरा की भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं हेमा मालिनी की भी एक तस्वीर सुर्खियों में, चर्चा में है। दरअसल हेमा मालिनी NHAI के अधिकारियों के साथ मथुरा बरेली हाईवे पर पहुंच गई और इसका उन्होंने निरीक्षण किया। मथुरा की सांसद ने 6 लेन के इस हाईवे के लिए NHAI के अधिकारियों को धन्यवाद कहा और इस काम में योगदान देने वालों के साथ तस्वीर भी खिंचाई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दूर तक, उसके बाद से अधिकारियों के साथ मथुरा बरेली हाईवे पर सांसद हेमा मालिनी की उपस्थिति। हार्दिक अभिनंदन। चलिए ये बात हो गई। अब जल्दी से आपको हिमाचल प्रदेश हम लिए चलते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चंबा से भी एक तस्वीर आई है, आपको दिखा रहे हैं। वहां राज्य परिवहन की बस में छाता लेकर सफर करने का एक वीडियो सामने आ गया है। जी हाँ, बस की छत से लगातार पानी टपक रहा है और पानी टपकने के बाद लोग मजबूरी में छाता लेकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। छाता ले गए थे कि बस से जब नीचे उतरेंगे तो छाता खोल लेंगे, लेकिन उनको क्या पता भाई बस है, इसी के अंदर खोलनी पड़ेगी। अब जाहिर है सरकारी बस में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की किरकिरी हो रही है, होनी भी चाहिए। आरोप है कि इस पहाड़ी रूट पर लगातार पुरानी और जर्जर बसेस भेजी जा रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस बुलेटिन में हर जगह की हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हम कोई भी खबर छूटे ना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। इसको भी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखने के बाद आपको सावधान रहना चाहिए, खास तौर पर तब जबकि मौसम बारिश का हो, बरसात का हो। शहर के हजीरा इलाके में एक चलती कार पर एक पेड़ गिर जाता है, जिसमें कार सवार बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। घायल व्यक्ति का नाम अनीश सक्सेना है और किसी बैंक में काम करते हैं। लोगों में इस बात से नाराजगी है कि मानसून से पहले पुख्ता तैयारी नहीं की गई, जबकि दावे बहुत होते हैं कि मानसून आने वाला है, हम पहले से तैयार हैं, तैयारी हमने कर ली है, करोड़ों रुपए इस नाम पर खर्च होते हैं, जाते कहां हैं अब तक समझ नहीं आता। खैर आगे बढ़ते हैं। नासिक की अब खबर लेंगे, क्योंकि नासिक में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच डरावनी तस्वीर सामने आ गई। वहां गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ सी नौबत आई और गोदावरी नदी के किनारे खड़ी एक कार को आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। देखिए जरा, पहले तस्वीर थोड़ी देर देख लीजिए, 2-3 सेकंड। ठीक, लगभग डूबी हुई है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद परेशानी की तस्वीरें ऐसे ही सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन आप सभी से हम अपील करते हैं, कार को छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी को सही सलामत रखिए। कार तो फिर भी वापस आ जाएगा, आपकी जिंदगी नहीं आएगी। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा यही था। ठीक, अब आगे बढ़ लें। महाराष्ट्र से एक आपत्तिजनक तस्वीर सामने आई। वहां एक वीडियो में राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ता हिंदी की किताबों को जलाते हुए दिख रहे हैं। अब समझिए जरा, फिर से हमेशा की तरह ऐसी चीजें, हिंदी की किताब, मुद्दे और भी हो सकते हैं, ठीक है। मराठी को हमेशा ऊपर रखिए आप स्टेट में, लेकिन किसी को भी नीचा ना करें, सब समान, यही दावा होता है और नेता यही कहते भी हैं, लेकिन कहां हो। हिंदी भाषा महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है।
एमएनएस महाराष्ट्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है। हालांकि राज्य की महायुति सरकार ने छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने की बाध्यता अब हटा दी है। यानी अब महाराष्ट्र के स्कूल्स में भी कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में चुनी जा सकती है। चलिए, ये तमाम तस्वीरों को आप सभी तक हमने रख दिया। अब आते हैं अगली स्टोरी में, मेन स्टोरी में। G7 से करते हैं शुरुआत। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा जाने और वापस आने के क्रम में दो बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भारत को दिलाई। एक अमेरिका के मोर्चे पर और दूसरी कामयाबी कनाडा के मोर्चे पर। जी हां, कनाडा की खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि उसकी जमीन पर खालिस्तानी आतंकवादियों को जगह मिली है। यह हम जानते हैं, दुनिया जानती है। वहां से उन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें रची। यानी भारत जो पहले से कहता रहा है, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवादियों का इस्तेमाल करते थे, वो बात सच निकली है। दुनिया ने भारत के सच को देखा, जिसे अब कनाडा मान रहा है। पहले ही मान लेते भाई। वहीं भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान की उस रणनीति की हवा निकाल दी है, जिसमें आपको बता दें कोशिश भी की गई थी कि भारत और पाकिस्तान को वो एक साथ खड़ा कर दें। ट्रूडो की कोशिश थी। कैसे हो सकता है? खालिस्तानियों को पाल रहे हैं आप, आतंकवादियों को पाल रहे हैं आप, और भारत के साथ आप दोस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ। ऐसा नहीं हो सकता है। भारत ने स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल मंच पर तमाम बार कह दिया है कि भाई आतंकवादियों के साथ दोस्ती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने आग्रह किया था कि वो कनाडा से वाशिंगटन डीसी आ जाएं, लेकिन पीएम मोदी ने उससे इनकार करके अमेरिका और पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया, फ्यूज कर दिया बल्ब को। इससे भारत ने दुनिया को बताया कि आतंकवाद से कोई समझौता हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अब जरा आपको हम बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ हमेशा ही दोस्ती निभाई है, लेकिन अमेरिका जब तक अपना रंग दिखाई देता, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कूटनीतिक शतरंज खेल रहे थे। अब आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने उस प्यादे को गिरा दिया। ट्रंप की मुनीर शाह मोदी ने दे दी मात। ये अपने आप में तस्वीरें हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा दिखा भी दें तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन भारत ने उस प्यादे को तो गिराया। एनडीटीवी के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिका का प्लान ये हो सकता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां चले जाते, सोचिएगा जरा, खबर की गंभीरता को समझिएगा, कि वहां अगर चले जाते, क्योंकि आप में से कईयों के मन में प्रश्न भी उठता है कि क्यों नहीं चले गए। अरे भाई कैसे जाते? वहां जाते तो ट्रंप, पीएम मोदी और मुनीर के साथ तस्वीर जरूर खिंचवा लेते, लेकिन जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है और जिससे सबसे बड़ी फौज आतंकवादी ही है और उस फौज का वो मुखिया है, उस मुनीर के साथ खड़ा होने का कोई तुक ही नहीं बनता। वैसे भी भारत पहले दिन से साफ कर चुका है कि आतंकवाद अब एक युद्ध है, और जब युद्ध है तो इसमें मुकम्मल जवाब दिया जाता है। Pakistan, I love Pakistan, I love Pakistan. I love Pakistan. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरी तरफ आसिम मुनीर है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। इस मुनीर को ट्रंप ने बुधवार को लंच पर बुलाया था, खिलाया पिलाया होगा, लेकिन एक भी तस्वीर सामने नहीं आई। अब सवाल है कि क्यों? इस क्यों का जवाब आगे मिलेगा, लेकिन पहले जानिए कि ट्रंप मुनीर की लंच पार्टी में हिंदुस्तान को फंसाने की ट्रंप मुनीर की कूटनीतिक चाल कैसे फेल हो गई। इसको जानने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री का पहले ये बयान सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। अब पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचे। उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप उस बैठक से वाशिंगटन लौट आए थे। ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और पूछा कि क्या कनाडा से वापसी में वो अमेरिका आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने क्रोएशिया के दौरे को लेकर ट्रंप को इनकार कर दिया और कनाडा से प्रधानमंत्री मोदी सीधे क्रोएशिया चले गए, जहां के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर आकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। लेकिन उससे पहले ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की 35 मिनट की बातचीत हो चुकी थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी थी कि आतंक के सवाल पर भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी,
न करता है और ना ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। पीएम मोदी को ट्रंप से जो कुछ कहना था वो कह दिया, लेकिन उससे ज्यादा जो करना था वो कर भी दिया। ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को शह दी, उनको अपने घर में बुलाकर दावत दी, जबकि इसी मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया। लेकिन ट्रंप पाकिस्तान से प्यार की मुनादी कर रहे थे। Pakistan, I love Pakistan, I love Pakistan. I love Pakistan. दूसरी तरफ ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा से अमेरिका चले आएं। दरअसल यहां ट्रंप मुनीर नाम के अपने प्यादे को शह देकर अपना हिसाब पूरा करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी चाल से ट्रंप के शह को मात दे दी। दरअसल आसिम मुनीर तो ट्रंप की चाटुकारिता में इस कदर बिछ गए कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग करने लगे। उनका तर्क ये था कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रुकवा दिया। ऐसा करके मुनीर ट्रंप से संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि आतंकवाद अब छद्म युद्ध नहीं बल्कि युद्ध है, और भारत इसीलिए आतंकवाद का जवाब उसी तरह से देगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। ट्रंप तो ईरान से युद्ध में पाकिस्तानी मदद और अपनी चाटुकारिता से खुश होकर मुनीर को दावत देने लगे, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तानी अदावत को भुलाया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ये भांप चुके थे कि ट्रंप अपना नंबर बढ़ाने और मुनीर को बचाने के लिए उन्हें अमेरिका बुला रहे हैं, जबकि भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि वो पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र मानता है और एक आतंकी राष्ट्र के साथ वो खड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की चाल रही हो कि वो पीएम मोदी और मुनीर के साथ तस्वीर खिंचवा लें, लेकिन भारत दुनिया को कतई ये संकेत देना नहीं चाहता कि वो आतंक पर रत्ती भर भी झुक सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब जल्दी से जरा कनाडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि कनाडा की खुफिया एजेंसी ने यह कबूल किया है कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने उसकी सरजमी को अपने बेस यानी अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया है। यह काम भारत के खिलाफ हिंसा बढ़ाने के लिए किया गया। इससे भारत का यह स्टैंड अब सही साबित हो रहा है कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादियों को शह दे रहे थे लगातार, और अब वो सारा खेल बेनकाब हो चुका है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त कनाडा की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट बाहर आने वाली थी, जिससे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का झूठ और पाखंड बेनकाब होने वाला था। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS के रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उनके मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा को अपने बेस के रूप में इस्तेमाल किया। ऐसा उन्होंने भारत में हिंसा बढ़ाने के लिए किया। ऐसा करके उन्होंने धन जुटाने या योजना बनाने के लिए कनाडा का इस्तेमाल किया। कनाडा भारत विरोधी तत्वों का एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया। कनाडा की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट तब आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मिलकर दोनों देशों में बेहतर संबंधों की जमीन तैयार की है। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है
कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया था जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। भारत ने आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया था। अब जाकर कनाडा की खुफिया रिपोर्ट से यहां तक पता चला है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी पूरी तरह सक्रिय हैं। ये खालिस्तानी 1980 के दशक से ही कनाडा में सक्रिय हैं। भारत के खिलाफ हिंसा को वो खालिस्तानी आतंकी बढ़ावा देते हैं। इन आतंकवादियों ने कनाडा को अपना अड्डा यानी बेस बना रखा है। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये आतंकी सिरदर्द बन चुके हैं। खालिस्तानी भारत के हितों के लिए खतरा है, इसीलिए भारत को इन पर नजर रखनी पड़ती है और सुरक्षा हितों के लिए ये नजर रखनी पड़ती है। लेकिन ट्रूडो ने अपनी सरकार बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण देना शुरू किया। हालांकि उनकी सरकार तो बची नहीं, लेकिन आतंक को संरक्षण देने के चक्कर में दोनों देशों के बीच इस कदर तनाव बढ़ा कि उच्चायोग तक बंद करने पड़े। लेकिन अब मोदी कार्नी मुलाकात के बाद दोनों देशों ने तय किया है कि अब इनके उच्चायोग खुल जाएंगे। Agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship, and the first of these steps that was agreed on was to restore high commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. 1980 के दशक की शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जो उन दिनों खालिस्तानी आतंक को संरक्षण देने वाले थे। लेकिन अब कनाडा की खुफिया एजेंसी की आई रिपोर्ट भारत की एक बड़ी जीत के रूप में सामने आई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और देखिए, देश ने देखा है, मतलब भारत और भारत के लोग पहले से जानते हैं, सबको पता है कि जो भी जो एक षड्यंत्र, साजिश या प्रोपेगेंडा, ये जितने भी वीडियोस आते हैं कहां से रिलीज होते हैं। कनाडा ने अब कहा हो, लेकिन ये सबको पहले से पता है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता था कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले, खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले लोगों को शह और संरक्षण देकर वो फिर से चुनाव जीत जाएंगे। ट्रूडो का यह मंसूबा तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उनका काला सच बेनकाब हो गया। आइए कुछ डिटेल्स दे देते हैं आपको। अब देखिए जरा इसको, इस बात से आप समझ सकते हैं कि मार्क कार्नी के नेतृत्व वाले कनाडा ने यह कबूला कि भारत से रिश्ते अब सुधर रहे हैं। G7 के साए में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बेहद सकारात्मक बातचीत हुई, पॉजिटिव। दोनों देशों में बहुत जल्द ही उच्चायोग की बहाली पर भी सहमति बन चुकी है, यानी उच्चायुक्त आएंगे जाएंगे। अब साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों में स्थिरता बहाल करने पर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों में सीधे सहयोग के महत्व पर भी फोकस किया गया, जोर दिया गया। यानी ट्रूडो ने जो तनाव पैदा किया था भारत और कनाडा के बीच, हालांकि दोनों नागरिक नहीं चाहते थे, क्योंकि हर जगह लोग मौजूद हैं, भारत के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन खालिस्तानी भी वही हैं, उन्हीं को तो शह देते थे। दोनों देशों के रिश्तों पर कड़वाहट की जो बर्फ जमा हुई थी, वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। इसलिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब ट्रूडो क्या मुंह दिखाएंगे। ये बात कनाडा की ही खुफिया रिपोर्ट से खुल चुकी है। जरा समझिए ट्रूडो का काला सच, ये उनका बेनकाब हो गया। खालिस्तानियों को सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा से जस्टिन ट्रूडो। सरकार बचाने के लिए भारत से बिगाड़ दिए रिश्ते कि कुछ वोट मिल जाएंगे उनको खालिस्तानियों के, जो वहां परमानेंट वीजा लेकर बैठ गए, नागरिकता लेकर बैठ गए। ना ट्रूडो की सरकार बन पाई, ना आतंकी बचेंगे। भारत ने बिल्कुल इसको कंफर्म कर दिया है और हर मोर्चे पर यह क्लियर कर दिया, साफ संदेश। तो समझिए जरा। और सिर्फ अपनी सरकार बचाने, जीतने के लिए ट्रूडो ने भारत से रिश्ते बिगाड़ दिए, लेकिन ट्रूडो की सरकार नहीं बची और ये भी अब आ गए हैं टारगेट पर। आतंकी तो बचेंगे नहीं, यह भारत ने हमेशा से क्लियर कर दिया है, चाहे कहीं पर भी हो। भारत ने अमेरिका और कनाडा के मोर्चे पर कूटनीतिक फतह की है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण भारत की कुछ चुनौतियां बढ़ी हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। देखिए, पिछले सप्ताह शुरू हुए इस युद्ध के कारण भारत में बासमती राइस, जिसे कहते हैं चावल के एक्सपोर्ट पर उसका असर पड़ने लगा है। इसके अलावा तेल के दामों पर भी भारी असर पड़ा है। अब कैसे असर पड़ा आपको दिखाते स्पेशल रिपोर्ट, देखिए।
इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के बीच अब भारत कहीं न कहीं फंसता दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये भारतीय छात्र हैं। इनको ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस लाया गया। घर वापसी के बाद छात्रों ने सरकार का धन्यवाद किया, लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी रही। ये हमारी गवर्नमेंट का हम बहुत थैंकफुल हैं और इंडियन एम्बेसी ने बहुत जल्दी, बहुत फास्ट काम किया है, बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया है। हमें नहीं पता था ये एक्शन इतना स्विफ्ट और इतना इमीडिएट होगा। शाम को हमें एक मैसेज ड्रॉप किया गया दैट यू विल बी रिलोकेटेड टुमारो, बट वी नेवर न्यू शैल वी हमें इवैक्यूएट किया जाएगा इंडिया, नहीं हमें वहां से वापस आना पड़ेगा, वी नेवर नो। बट देन सुबह हमें रिलोकेट किया गया आर्मीनिया में एंड देन विद इन 24 आवर्स वी वर इवैक्यूएटेड हियर इन इंडिया। तेहरान में अभी जाके और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हम जो हैं सेफली आ गए। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। सिचुएशन वर्स होने से पहले उन लोगों ने हमें वहाँ से, इंडियन एम्बेसी ने वहाँ से रेस्क्यू किया एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। वहाँ इतनी खराब सिचुएशंस नहीं थी, खराब होने से पहले हमें इवैक्यूएट कर लिया, तो हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। इस युद्ध से चावल के आयात पर गहरा असर पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के युद्ध की तस्वीरों के साथ चावल का क्या लेना देना, तो इसका जवाब है कि इस युद्ध का असर अब भारत के चावल पर पड़ रहा है। भारत से ईरान को जाने वाले बासमती चावल के निर्यात पर असर पड़ रहा है। भारत से कुल निर्यात होने वाले चावल का लगभग 13% चावल ईरान जाता है, लेकिन अब उस पर असर पड़ रहा है। जो चावल है, ये चावल जो ईरान जाता है, इसमें कितना % की गिरावट आई युद्ध शुरू होने के बाद से? अभी देखिए, युद्ध जो है तकरीबन पिछले वीरवार को शुरू हुआ था। उस टाइम इसका चावल का व्यापार हम 7100 रुपये क्विंटल कर रहे थे, मतलब लेमन लैंग्वेज में 71 रुपये किलो के हिसाब से कर रहे थे। आज जो इसको एक हफ्ता हुआ नहीं है और इसका भाव आप समझ के चलो 59-50 हो गया है, मोटा मोटा 12 रुपये किलो। एक बहुत बड़ा, मतलब इतनी बड़ी गिरावट है कि आप हम इसको मार्केट क्रैश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक हफ्ते में 4 दिन में 12 रुपये किलो साफ हो जाना किसी चीज़ में, तो आप सोचो रकम में कितना बड़ा माइनस लग गया। 4 दिन के युद्ध के अंदर हमारे रेट इतने कम हो गए और अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो और भी बहुत दिक्कतें आएंगी। हरियाणा के, पंजाब के राइस मिलर हैं, उनके पास बहुत स्टॉक होता है। अब वो सारा स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब जो माल डिस्पैच कर दिया वो शिपमेंट के अंदर है, वो ऑन वे है, अब उसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ से वापस मंगाना, जैसे आप कह रहे हैं, सिंगला जी कह रहे हैं, वहाँ से वापस मंगाना तो नामुमकिन ही है। जो किसानों से हम धान ले रहे थे, जो रेट के अनुसार ले रहे थे 3300-3400, गिर के वो 600 रुपये में डाउन आ गया है। और जो हमारा 6500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था हमारा ईरान के साथ, वो सब रुक गया है और बहुत पैनिक है, बहुत प्रॉब्लम है। पेमेंटें रुक गई हैं, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, गाड़ियाँ रुक गई हैं, पोर्टे पे माल रुका पड़ा है, बहुत ये मेंटली बहुत प्रेशर है सब मार्केट पे। भारत सबसे ज्यादा सऊदी अरब को चावल भेजता है, उसके बाद इराक और फिर ईरान को। युद्ध के कारण करीब 14,000 टन चावल बीच रास्ते में फंसा है। 6 लाख टन बासमती चावल ईरान को साल 2023-24 में भारत ने भेजा। 8 लाख टन बासमती चावल इराक को, 10 लाख टन बासमती चावल सऊदी अरब को साल 2023-24 में भेजा। ईरान युद्ध के कारण इराक, सऊदी अरब जाने वाले चावल पर भी असर पड़ रहा है। सारा ईरान की लड़ाई से खाली ईरान की शिपमेंट इफेक्ट नहीं हुई, जितनी भी शिपमेंट गल्फ में जा रही हैं, जहाँ भी जा रही हैं साइड में, सारी इफेक्ट हो गई उसमें। रास्ता वही है, इवन जो यूएस जाएगा वो भी इफेक्ट हो गया। उधर से रास्ता जो है ना, स्वेज कैनाल जो है, वो वहीं से टच होकर निकलती है, तो सारी शिपमेंट रुक गई। अब कहीं फिलहाल जो है कुछ है नहीं, कुछ भी। जो माल पोर्ट पे है वो पोर्ट पे पड़ा हुआ है, जो शिप में लोड हो गया वो शिप मिडवे खड़े हुए हैं। वैश्विक युग में जहां हर देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, ऐसे समय में किसी भी 2 देशों के बीच युद्ध विश्व के कई देशों पर असर डालते हैं। ईरान इजराइल संघर्ष बढ़ने की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत 76 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास घूम रही है। PPAC के आंकड़ों से पता चलता है कि मई 2025 में कच्चे तेल 64.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत 18/6/2025 को बढ़कर 75.91 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। ये 11.87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि दर्शाता है, यानी मई 2025 में कच्चे तेल की औसत कीमत की तुलना में 18.53% की वृद्धि हुई है।
चाबहार पोर्ट भारत का ईरान में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। साथ ही बंदरगाह के संचालन के लिए क्रेन और अन्य उपकरण भी प्रदान किए हैं। इस युद्ध से इस पर भी असर पड़ सकता है। आपको बताते हैं कि चाबहार पोर्ट है क्या। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है, जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशियाई देशों तक व्यापारिक पहुंच प्रदान करता है। ये चीन के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने में सक्षम है। भारत और ईरान चाबहार पोर्ट को जोड़ने वाले चाबहार जाहिदान रेल परियोजना को भी तेजी से पूरा करने की योजना बना रहे हैं। ये लगभग 700 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, जो सामानों की आवागमन को आसान बनाएगी। और चाबहार तो बिल्कुल ही साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में है। वहाँ पर चाबहार और उसके सामने कोई भी इजरायली स्ट्राइक नहीं हुआ है, तो चाबहार पोर्ट तो इस समय सेफ है। आज के जमाने में जहां हर देश एक दूसरे देश से व्यापार करता है, ऐसे समय में किसी भी दो देशों के बीच युद्ध विश्व के कई देशों पर असर डालते हैं। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस युद्ध का असर भारत पर कितना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एयर इंडिया ने अपने विमानों में कटौती का ऐलान कर दिया है। एयरलाइंस ने बोइंग 787 और 777 विमानों द्वारा संचालित सेवाओं में अस्थायी कटौती की घोषणा की है। ये कटौती 21 जून 2025 से प्रभावी हो जाएगी और कम से कम 15 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको हम लिए चलेंगे कहां? बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी में आज उस जगह पर फायरिंग हो गई जहां से कुछ ही दूरी पर राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा दूसरे कई महकमों की बड़ी हस्तियां रहती हैं। लेकिन यह पूरा मामला क्या है, वाकया क्या है, आइए आपको समझाते हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। लेकिन यह तो बहुत बड़ी गंभीर वाली बात है, क्योंकि आप जहां मुख्यमंत्री रहते हो, उप मुख्यमंत्री रहते हो, नेता प्रतिपक्ष रहते हो, विधानसभा के अध्यक्ष रहते हों और बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अधिकारी रहते हों, वहीं पर गोली चल जाती है। तभी विपक्ष भी सवाल उठाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बढ़ते चुनावी तापमान के बीच गुरुवार सुबह पटना के हवाई अड्डा क्षेत्र में गोली चल गई। और खास बात यह है कि लूट के बाद फायरिंग की यह घटना पटना के उस इलाके में हुई है जहां सूबे की वीवीआईपी हस्तियां रहती हैं। और इस वक्त हम पटना के वीवीआईपी इलाके एक पोलो रोड पर मौजूद है और मेरे बाईं ओर आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है और आगे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का आवास है। यहाँ आज सुबह फायरिंग की घटना हुई है। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। जिस तरीके से राहुल नाम के व्यक्ति के ऊपर गोलीबारी की गई, दो बेखौफ अपराधी मोटरसाइकिल से आते हैं और गोलीबारी करके यहां से लूट की घटना को अंजाम देते हैं और यहां से निकल जाते हैं। जिस युवक पर फायरिंग हुई है वो सुबह के वक्त घर से निकलकर ड्यूटी जा रहा था। निशाना बनाकर उसके ऊपर गोली चलाई गई। राहुल के भाई ने हमें इस वारदात के बारे में जानकारी दी। और 8:05 लमसम यही टाइम हो रहा होगा। दो लोग अपाची से यहाँ पे खड़े हुए थे मुंह ढक करके, और उसको रुकवाया गया। वो रोका और उस पर बंदूक तान दिया गया। ताना तो उसने डर के बोला कि भैया आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसने अपना सारा सामग्री जो था उसके पास वो सब निकाल के देने लगा। देने के बाद भी वो नहीं माना। फिर भी वो अपना बचाव करते करते गाड़ी पटाक उटक के यहाँ से इसी जाली के पीछे वो छुपा। छुपने के बाद वो जाली के इधर इस साइड से आया, कोना पे उस पर रिवॉल्वर तान के चलाने लगा। वो हाथ से अपना बचाव किया, गोली छिटक के नीचे गया। वो गिर गया। लड़का जिसके साथ घटना हुई वो गिर गया। गिरने के बाद वो अपाची वाले क्या किया, वो दोनों अपाची से पूरे मुंह ढके हुए थे। उसका पहचान में किसी को नहीं आया। वो अपाची से लेके ये साइड से भाग गया। फायरिंग जहां हुई उसके एक तरफ पटना हाईकोर्ट के जज और दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के आवास की बाउंड्री वॉल है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का भी आवास है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा बिहार सरकार के दूसरे बड़े मंत्रियों का आवास भी यहीं पर है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासन में अराजकता आ गई है सरकार में। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। यार कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का
क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं, गोली चलवाता है। जो AK-47 रखता है उसको ही छुड़वाने का काम करते हैं। सरकार जब था तब बदनाम लोग करते थे, आज कांति सिंह कर दिए जंगल राज नहीं है, राक्षक जंगल राज है। मतलब जंगल राज कभी बिहार में लालू यादव की सरकार से जोड़कर देखा जाता था, अभी महाजंगल राज नहीं, राक्षस जंगल राज है, ये कहना है राबड़ी देवी का। खुद भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब देखिए, साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी इस चुनाव में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा इशू बनाने जा रही है, लेकिन पार्टी जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रख रही है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने मंगनीलाल मंडल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह बदलाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है। ठीक इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जगदानंद सिंह को इस कुर्सी पर बिठाया गया था। जगदानंद सिंह राजपूत समाज से आते हैं, वो पार्टी का सवर्ण चेहरा माने जाते हैं। दूसरी ओर मंगनीलाल मंडल धानुक समाज से आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईबीसी वर्ग को एनडीए की तरफ जाने से रोकने की दिशा में आरजेडी ने संगठन में मंगनीलाल मंडल को यह प्रमुख जिम्मेदारी अब सौंप दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बारे में इस बीच क्या कहा है, आपको यह भी सुनना चाहिए। सुनिए, सुनवाते हैं। परिवार पार्टी को कब पूछेंगे चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने हो। ये लालू यादव क्यों नहीं पूछते हैं पापा मम्मी को क्यों बना दिए मुख्यमंत्री? यादव में और नहीं था पापा, हमको क्यों उप मुख्यमंत्री बना दिए? यादव में और कोई नहीं था। बेटी को राज्यसभा, बेटी को लोकसभा, बेटा को विधानसभा, अब बेटा के साला को राज्यसभा। ये चलनी दूसरे सूप को जिसमें 100 छेद अपने हो। देखिए, ये तो बात होगी बिहार की। अब जरा एक राजनीति उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया तो लोकसभा में शानदार जीत हासिल हुई, लेकिन अब ये दोनों पार्टियां अपने दम पर वोट बैंक तैयार करना चाहती हैं और जिनके पास है उसे मजबूत करना चाहती हैं। इसके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती के रास्ते अलग होने के आसार बढ़ने लगे हैं। लेकिन मायने क्या है, क्यों, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, जब कांग्रेस के हाथ ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को कसकर पकड़ा तो पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खेला हो गया। लेकिन एक साल बाद अब लगता है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का खेल बिगाड़ सकती हैं, अगर अपने दम पर इनका खेल बनने के आसार दिखने लगे। हालांकि अखिलेश यादव ये बात साफ साफ कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव में। वैसे राजनीति में कहने और होने में कई बार जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। पिछले दिनों कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर जो रैलियां की, उनमें दलितों और गैर यादवों को बुलाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मुसलमानों के साथ 2-2 बैठकें कर चुके हैं, एक अल्पसंख्यक के नाम पर और दूसरा पसमानदा मुसलमानों के साथ। अब सियासी गोटी फिट बिठाने के इस खेल में 3 चीजें साफ हो जाती हैं। पहला, अखिलेश के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में कांग्रेस है। दूसरा, कांग्रेस ने नॉन यादव ओबीसी को रैलियों में जोड़कर बता दिया है कि उसका ओबीसी प्रेम आधा अधूरा है, यानी अखिलेश के लिए उसके आरक्षण कोटे में कोई जगह नहीं है। और तीसरा, कांग्रेस ने पंचायत का चुनाव अकेले लड़ने की बात करके अखिलेश के साथ मिलकर लड़ने की उम्मीदों की हवा निकाल दी है।
कांग्रेस के यूपी प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ये पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी के साथ ही, लेकिन अपनी तैयारी 403 सीटों की रखेगी। यानी सीटों पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस सारी सीटों पर भी लड़ सकती है। जो बात अविनाश पांडे ने बंद कमरे में कही, वही बात खुलेआम कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह चुके हैं। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। 80-20 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को रखने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पार्टी को खड़ा करना है तो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। कहाँ है पीडीएम में मुसलमान? बताओ ना मुझे को, कहाँ है मुसलमान? कहाँ है मुसलमान? क्या हम सिर्फ वोट और दरी बिछाने के लिए? अखिलेश जी से हमारे बारे में पूछेंगे, हम छोटे नेता, हम तो छोटे नेता हैं, हम तो अब्दुल हैं। अब्दुल का काम पंचर लगाना है, आपको अब्दुल से सिर्फ दरी बिछवाना है। यहाँ अब्दुल को नेता बनाना है, बस फर्क इतना ही तो हो रहा है। आप क्या इतना खुल के इससे मुझसे ज्यादा पूछोगे? कांग्रेस की हाथ की सफाई को अखिलेश भी अच्छे से समझते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक में ये कहा था कि कांग्रेस सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। लेकिन अखिलेश का पूरा जोर 2027 में उत्तर प्रदेश फतेह का है, इसलिए कांग्रेस के खेल को नजरअंदाज करके भी वो मेल मिलाप कायम रखना चाहते हैं। दरअसल गठबंधन टूटने का ठीकरा अपने माथे दोनों दलों में कोई भी लेना नहीं चाहता। लेकिन सवाल है कि अखिलेश की इस कमजोरी के कारण ही तो कांग्रेस ज्यादा तेवर दिखा रही है, जिसने अकेले लड़कर विधानसभा में मुश्किल से 2 सीटें जीती थी। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की, राजनीति की। अब जरा बात करते हैं रोजगार की, स्कूल्स की। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सरकारी स्कूलों में तालों की तलवार लटक रही है। यानी वो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल जहां पर 50 से कम छात्र हैं, उन्हें दूसरे स्कूल्स के साथ मर्ज किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में भी 1100 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं, यहां पर बच्चों ने दाखिला तक नहीं लिया है और ये सभी स्कूल बंदी की कगार पर हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो है कि शिक्षा के भवन के अस्तित्व का और बच्चों के भविष्य का। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जरा देखिए। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सर्व शिक्षा अभियान, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। 2001 में शुरू हुई सरकार की ये योजना जो शिक्षा के क्षेत्र में एक दौर में क्रांति लेकर आई, लेकिन आज इस अभियान का असर धरातल में नहीं दिखता है। इसको आप गोरखपुर के इस प्राथमिक विद्यालय से समझ सकते हैं, जहां बच्चों की संख्या मात्र 19 है, इसलिए ये बंदी की कगार पर है। स्कूल को मर्ज करने की बात चल रही है, लेकिन शिक्षक इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये अगर इस तरह किया जाएगा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही। कि मान लीजिए जिधर स्कूल दूरी 1 किलोमीटर है तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको आने जाने में भी असुविधा होगी। मेरी राय है कि मतलब विलय नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, इससे थोड़ा कुछ और संसाधन, टीचर की उपलब्धता होती तो स्कूल शायद सही से, लेकिन विलय नहीं करना चाहिए स्कूल को। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम हो गई है, यानी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे अब सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं ले रहे हैं। अब इसको ही आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की कम संख्या को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि 50 से कम छात्र वाले स्कूलों का विलय होगा। आसपास के किसी स्कूल के साथ उनका विलय किया जाएगा। ये आदेश कक्षा 8 तक के सभी सरकारी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं। सरकार का तर्क है कि पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने का ये कदम है। सरकार कहती है कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और ड्रॉप आउट भी रुकेगा। अब आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के 5000 सरकारी स्कूलों में तालों की तलवार लटकी हुई है। कभी भी इन स्कूलों में ताला लग सकता है, जिससे न सिर्फ वहां पढ़ रहे गिने चुने बच्चों का नुकसान होगा, बल्कि वहां पढ़ने वाले शिक्षकों की भी परेशानियां बढ़ रही हैं। स्कूलों के मर्जर यानी विलय के आदेश के बाद शिक्षकों में गुस्सा है। शिक्षक इसे लेकर विरोध भी कर रहे हैं।
अब ये अधिकारियों के ऊपर भाई निर्भर करता है, वो क्या चाहते हैं। मेरे चाहने ना चाहने और अच्छा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ा तो दिक्कत होगी, जो बच्चे उस स्कूल में कंफर्टेबल थे आने जाने में, अब वो यहाँ आने जाने में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। शिक्षकों का कहना है कि ये शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। इससे बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। शिक्षक सरकार से ये फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों ने फैसला वापस नहीं लेने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। मुद्दा चाहे बच्चों के भविष्य का हो या शिक्षकों की नौकरी का, हर मुद्दा राजनीति की चक्की में पिस ही जाता है। 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देते ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। जो हाल उत्तर प्रदेश का है वही हाल राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के 1100 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों के दाखिले के अभाव से बंदी या मर्जर की कगार पर हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों में 90% सीटें खाली रह गई हैं। इस बात को लेकर जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि जब बच्चे ही दाखिला नहीं लेना चाहते तो सरकार क्या करे। बच्चे ही नहीं आएंगे तो सरकारें क्या करेंगी? ये कांग्रेस तो हर बात में हल्ला करती है। 386 हमारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें एक भी बच्चा नहीं था। उसको भी हमने ये कहा कि मर्ज कर रहे हैं। मर्ज इसलिए किया है ताकि उसकी संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं हो, नजदीक का विद्यालय उसका संरक्षण करता हो जाए। उसमें भी हल्ला किया। तो कांग्रेस तो सब अच्छे काम में हल्ला करेगी। मसला चाहे दाखिलों की कमी का हो या फिर शिक्षकों की भर्ती में देरी का, इन चीजों का परिणाम सिर्फ एक है, हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर। सरकार की कई पहलों के बाद भी अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो दुख तो होता ही है, साथ में गरीब और ग्रामीण परिवारों की उम्मीदें भी टूटती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी और राजस्थान दोनों से जोड़कर हमने दिखाया, लेकिन जरा उत्तर प्रदेश में और थोड़ा डिटेल्स दे दें। सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला न लेना एक बेहद गंभीर विषय है। इस पर चर्चा होनी और इस पर काम होना दोनों ही बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन एक और सवाल है, वो ये है कि क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का असर भी बच्चों की पढ़ाई और दाखिले पर पड़ रहा है? आपको कुछ यूपी के आंकड़े हम दिखाते हैं। 2018 के बाद यूपी में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्राइमरी स्कूल से हर साल 12,000 शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त। प्राइमरी स्कूल्स में 57,405 शिक्षकों के पद खाली हैं, रिक्त हैं। ग्रामीण इलाके में 45,256 पद रिक्त हैं। शहरी इलाकों में 12,149 पद रिक्त हैं, खाली हैं। हर साल करीब, आपको बता दें, लगभग 30 लाख युवा डीएलडी और बीएड करते हैं। आखिरी बार 2021 में टीईटी टेट जिसे हम कहते हैं परीक्षा हुई थी। पहले शिक्षकों की भर्ती 3 लेयर पर, 3 स्तर पर होती थी। अब बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा परिषद से पहले भर्ती हुआ करती थी। 2023 से शिक्षक भर्ती के लिए नया नियम आया। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। शिक्षा जो सेवा चयन आयोग से ही अब सारी भर्तियां होती हैं। अब जरा समझिएगा, इस तरह के जो मुद्दे हैं अगर सामने आ रहे हैं तो ये गंभीर तो है और साथ ही इस पर कदम उठाने की भी सख्त जरूरत है, अनिवार्य है। उम्मीद करते हैं कि ये सरकार तक भी पहुंचेगी, क्योंकि शिक्षक संघ भी नाराज है, शिक्षक भी नाराज है, कह रहे हैं कि कोर्ट हम चले जाएंगे, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए आम के दाम की चर्चा कर दी और आरोप लगा दिया है कि आम भी महंगा हो गया है साहब। कांग्रेस पार्टी ने साल 2014 से साल 2025 की तुलना करते हुए आम में बढ़ते दाम पर सवाल उठाया था और पार्टी ने पूछा पोस्ट करके कि सीजन में आपने आम खाया क्या, और उसके बाद सफेदा, सिंदूरी, दशहरी और अल्फांसो आम की कीमत का जिक्र भी कर दिया और कहा कि यह भी महंगा हो गया है, लंगड़ा भी महंगा हो गया है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो रेट लिस्ट दिखाई है वो क्या है, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग भी आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो ये देखते रहिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल तुलना भी कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने क्या कहा है, देखिए ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिएगा, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हमने बना दिया है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सवाल दाग देंगे आखिर में। सुनते रहिए और समझते रहिए। अब लिस्ट आपको हम दिखाते हैं कुछ, चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस ने जो कहा है तुलना,
क्या कहा है। चलिए, ये हमने बाग बगीचा तैयार कर दिया, थोड़ा यहां सड़क रख दी, अब ठेला आएगा। अब समझिएगा जरा, ये आम इस पर आएंगे, कौन सा आम, कैसे, क्योंकि भाई चर्चा की शुरू की है तो हमने थोड़ा दिखा दिया। सफेद आम, अब क्या कहा जा रहा है कि 2025 में 100 रुपए किलो है, 2014 में 40, मतलब मोदी सरकार से तुलना है, 14 में आए थे ना, 2004 में कितने थी और कम थी, अब 2004 में 18। सफेद आम ये प्रति किलो के हिसाब से बता रहे हैं। कांग्रेस क्या कहती है और बीजेपी क्या कहती है, ये सब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। 2014 में सफेदा आम 40 रुपए किलो बिक रहा था। कांग्रेस 2004 की कीमतें नहीं बताई है, बीजेपी ने कहा। हमने रिसर्च की तो पता चला है कि उस वक्त सफेदा आम करीब 18 रुपए के भाव से ही मिल रहा था। अब इसी तरह कांग्रेस ने आपत्ति जता दी कि 2025 में भाई साहब जो सिंदूरी आम 190 रुपए किलो बिक रहा है, वो सिंदूरी आम 2014 में 80 रुपए किलो के भाव बिक रहा था। लेकिन हमने इन्हीं दोनों रेट के आधार पर 2004 की कीमत को पता किया था। भाई कांग्रेस की तो सरकार थी, पता चला कि तब सिंदूरी आम मात्र 37 रुपए किलो के हिसाब से ही मिल जाता था। तो इसी तरह 2025 में दशहरी आम पर आ जाते हैं, 80 रुपए किलो बताया जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि 2014 में दशहरी आम 35 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2004 के बारे में तो पता ही नहीं रही, जबकि उस वक्त दशहरी का भाव 17 रुपए किलो के आसपास था। कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि 2025 में अल्फांसो आम 500 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। वैसे अल्फांसो तो साधारण लोग खाते नहीं है, आप हम कितने लोग खाते होंगे, चलिए बताइए। ये तो बड़े साहब, बड़े घर, बड़े हर जगह पहुंचते हैं ना। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ लेते हैं। 2014 में अल्फांसो जो आम है 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका करता था साहब। कांग्रेस ने फिर एक बार 2004 का इसमें जिक्र नहीं किया, तो हमने मालूम किया, पता चला कि तब यह आम करीब 72 रुपए किलो के हिसाब से उपलब्ध था। तो दरअसल कांग्रेस के पोस्ट के जवाब में हमने कोई नई बात नहीं कही है, हमने कांग्रेस की रिसर्च का थोड़ा विस्तार कर दिया है और जवाब दे दिया है। 2014 से भी पीछे गए तो यह हकीकत सामने आ गई है। अब जरा सीधा प्रश्न पूछता हूं कि 2014 से 2025 में आ गए, 10 साल में और दाम बढ़े कि नहीं, सैलरी बढ़ी कि नहीं, बहुत सारी चीजें बढ़ी कि नहीं, तो आम पर क्यों पड़ गए। अब जरा 2014 से पहले चले जाइए, 2004 10 साल पहले, तो तब भी फर्क आ जाएगा। आम या किसी भी कीमत में दाल, चावल, चीनी, तेल, पेट्रोल, गैस, रहन सहन, लिविंग लाइफस्टाइल, ये सब कुछ, ये बातें हैं, और सैलरी में भी। तो अब तुलना कांग्रेस ने जो कहा और जो अभी मौजूदा है, और प्लस थोड़ा हम रिवर्स गियर में हम लेके गए फ्लैशबैक में, तो 2004 में भी। चलिए आज बात खत्म करते हैं, लेकिन बुलेटिन के आखिर में आज कहे सो आज कर। परिवार वो बगीचा है जहां सम्मान और एकता के फूल खिलते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल खाद और पानी चाहिए साहब, जिसका नाम है भरोसा और त्याग। जो आज रात गुड नाइट बोलने से पहले चेक कर लीजिए, कहीं आपके बगीचे में इसकी कमी तो नहीं हो रही है। चलिए इसी के साथ आज प्राइम टाइम रात 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। फिर से कल जुड़ जाइएगा, रात 8:50 से हम बुलेटिन शुरू कर देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत आभार, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।